के अंदर कि रिस्क और उसका मैनेजमेंट इंडिविजुअल लेवल पे, इंटरप्राइजेस लेवल पे कैसे है और कैसे कर सकते हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग इसका सब्जेक्ट मैटर का जो एक्सपोजर की बात है, तो आपने ये महसूस भी किया होगा कि जितने अवेलेबल प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में, मैक्सिमम आपको मोटिवेशन पे, स्किल कम्युनिकेशंस पे, बिहेवियर्स के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, या पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपको ट्रेनिंग देंगे, एचआर के ऊपर देंगे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आने वाले समय में जो एक्सप्लोइट करने वाला सब्जेक्ट मैटर, वो एक अपने आप में एक रिस्क मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट मैटर है, जिसके अभी बहुत कम इसके अंदर अभी एक्सपोजर मिला है। तो फ्यूचरिस्टिक भी है और जिससे और कॉम्प्लेक्स भी है। ऐसा नहीं कि बहुत इजी है, कॉम्प्लेक्स भी है इस सब्जेक्ट मैटर के अंदर, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करते 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 उसका रास्ता निकाल के उसके साथ साथ उसको आप आगे भी बढ़ सकते हैं उस चीज़ को लेकर के। तो इस सब्जेक्ट इस तरह से सारा उस थोड़ा बहुत चर्चा की है इसके अंदर। और मेरे को उम्मीद है कि इससे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक उनको इसके बारे में जो क्यूरियोसिटी है, जो क्वेश्चंस थे, वो थोड़े से उनको आंसर मिलने लगेगा। और वो कुछ इस चीज़ को लेके खुद भी अवेयर हो जाएंगे कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ है जो करते हैं लेकिन उसका टाइटल क्या है ये नहीं पता था। तो वो पता लगता है कि हाँ, ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो एंटरप्राइजेस लेवल पे हो, लाइक दैट। जी। Shall we start now? Sir, Yes, please. Yes, start, please. जी। डिस्प्ले क्लियर आ रहा है आपको? संजीव जी, डिस्प्ले नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ जी। जी, स्टार्टेड। हाँ, जैसे थैंक यू मैम। जैसे सब्जेक्ट मैटर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इसमें दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वन वर्ड इज ए रिस्क एंड सेकंड वर्ड इज मैनेजमेंट। तो इसके बारे में अपन इसको चर्चा करेंगे कि रिस्क होता क्या है और उसका मैनेजमेंट होता कैसे है। उसके साथ साथ मैं अपने बारे में, जैसे माइंड एक्सेल टीम ने बताया, मैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर से हूँ और मेरा पैशन और इंटरेस्ट सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट और MIS। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ उससे मैं 1992 से ज्वाइनिंग है मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में, और आज भी उसके साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने आप को। आगे नहीं मेरी स्क्रीन। संजीव जी, आपका एक तो वॉइस थोड़ा लो आ रहा है और नेक्स्ट का एरो दबाएंगे तो आ जाएगा। ओके। थोड़ा लाउड वॉइस। अभी आ रही है वॉइस आपको? जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। काम सभी करते हैं, जानते हैं, लेकिन उसमें किस तरह का जोखिम है, रिस्क है, डेंजर है, ये करने के बाद पता लगता है। और इसका सबसे जो इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं फंडामेंटल है कि ये हमेशा फ्यूचर में हैपन होगा, कभी भी करंट में नहीं होगा। अभी जब जिस क्षण में आप जो भी कर रहे हैं, इसका जो रिस्क है, उसमें जो जोखिम है, वो फ्यूचर में होगा। और उस फ्यूचर के जो जोखिम का है उसको कैसे मैनेज करना है, इस पूरे को समराइज किया गया है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। अब अपने को समझना है कि व्हाट इज द रिस्क।
It is an uncertain event which may occur in a future. ये जो रिस्क है, जिसको आप जोखिम कह सकते हो, डिक्शनरी वर्ड जिसको आप डेंजर कह सकते हो, ये कुछ करने के बाद ही होगा, या तो होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्या होगा, और इस एक रिस्क मैनेजमेंट के अंदर दो टेक्निकल वर्ड आते हैं। One word is called peril. Peril means a cause of loss. Second word है hazards, a condition of create and increase the chance of loss. Peril एक cause of loss, इसका मतलब क्या हुआ कि कारण क्या रहा, किस कारण से ये हुआ, और जो नुकसान हुआ वो कैसे बढ़ा, वो कैसे बढ़ सकता है। तो ये दो टेक्निकल वर्ड है, पेरिल और हैजार्ड्स। ये आपको रिस्क मैनेजमेंट की जितने भी आप रिसर्च करेंगे गूगल पे या बुक्स पढ़ेंगे, तो ये दो वर्ड्स हमेशा कंटिन्यू रहेंगे। और इसके साथ जब अपने को पता लगा कि रिस्क है क्या, जोखिम है क्या, और ये जोखिम कितना है, वो कैसे बढ़ेगा और इसको कैसे कम कर सकते हैं, वो सारी चीज आ जाती है पेरिल एंड हैजार्ड्स के अंदर। इसके बाद आती है ये एक ऑनगोइंग कंसर्न की तरह चलता है। ये ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ किया तो आज खत्म हो गया, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे ये भी साथ साथ चलते रहेंगे। और ये इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, रिस्क जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है, या तो होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी में एक फंडामेंटल है, या तो ये चीज होगी या नहीं होगी। तो सेम इसी तरह से जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस भी आप प्रोफेशन में है, उसके अंदर रिस्क या तो होगा या नहीं होगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। और सेकंड एक चीज आती है सेवियरिटी। सेवियरिटी का मतलब अगर उसमें नुकसान होगा तो कितना सीवियर होगा। इसके बाद आता है रिस्क टेंड टू फॉल इनटू वन ऑफ थ्री कैटेगरी। ये तीन चीजों को हैम्पर करता है, तीन कैटेगरी में फॉल होता है। नंबर वन इज असेट, जो कि फिजिकली दिखती है अपने को। दूसरा, इसका रिस्क इम्पैक्ट आता है आएगा अगर प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी है इसमें, इनकम के ऊपर आएगा या फिर लायबिलिटी के ऊपर आएगा। इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अपने पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर है, जब अपन ड्राइव करते हैं, जब अपने पास व्हीलर व्हीकल है, जब तक आप उसको ड्राइव नहीं करेंगे तो रिस्क नहीं है। जैसे ही आपने उसको ड्राइव किया, उससे किसी की संपत्ति को नुकसान हो सकता है। जब आपका वो नुकसान हुआ, किसी की संपत्ति को नुकसान या आपके खुद के व्हीकल को नुकसान हुआ, उस जिस काम से वो आप उसको यूटिलाइज करते थे, उस काम को आप नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं जाकर के इनकम को भी इफेक्ट किया उसने। इसके साथ साथ अगर आपने किसी को संपत्ति को नुकसान नहीं देकर के किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान हुआ है, उससे लीगल लायबिलिटी, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी अराइज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें रिस्क के दायरे के अंदर आ जाती हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि रिस्क, मेरे को अपने को समझ में आया कि रिस्क होता क्या है। अब इसके टाइप, कितने प्रकार का रिस्क, बेसिकली ब्रॉडली दो तरह के रिस्क को अपने इसमें लिया है। वन इज ऑब्जेक्टिव रिस्क एंड सेकंड इज सब्जेक्टिव रिस्क। ऑब्जेक्टिव रिस्क इज ए वेरिएबल ऑफ एक्चुअल लॉस फ्रॉम एक्सपेक्टेड लॉस। मींस मैंने ये अनुमान लगाया था कि यार मेरे को इतना नुकसान होगा, लेकिन उससे कम हुआ, एक्चुअल लॉस उससे कम हुआ या अंतर रहा उससे, तो वो ऑब्जेक्टिव लॉस की परिभाषा में आ जाता है। अब सब्जेक्टिव लॉस ये है जो एक व्यक्ति विशेष की इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि उसने वो जो नुकसान जानबूझ के किया या अनजान में हुआ, तो एक सब्जेक्टिव रिस्क की भाषा में आ जाता है, जिसको एक टर्म्स के अंदर डिफाइन किया गया है कि सब्जेक्टिव रिस्क बेस्ड ऑन पर्सन मेंटल कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। इसके बाद इसके 5 तरह के प्रकार हैं रिस्क के: पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क, डायरेक्ट लॉस या डायरेक्ट रिस्क, इनडायरेक्ट लॉस और इनडायरेक्ट रिस्क, और लायबिलिटी रिस्क। पर्सनल रिस्क, एक पर्सनल रिस्क की परिभाषा में यह है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को उसका लॉस हो सकता है। सपोज ह्यूमन बीइंग
और रिस्क के अंदर सबसे जो अच्छी चीज है वो ये है कि सारी चीज रिस्टोर हो सकती है एक्सेप्ट ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन बींग्स रिप्लेसेबल नहीं है, ये वापस क्रिएट नहीं किया जा सकता है। बाकी जितनी भी चीज है यूनिवर्स के अंदर वो सारी चीज वापस रीस्टेट उसी शेप पे लाई जा सकती है एक्सेप्ट ह्यूमन और ह्यूमन लाइफ के। तो पर्सनल रिस्क के अंदर ये आया कि जैसे आपका लाइफ है, आपका बीमार हो जाते हैं तो आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो वो एक पर्सनल रिस्क से कनेक्ट हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। प्रॉपर्टी रिस्क के अंदर आपकी प्रॉपर्टी जो आपके पास हाउस है या आपका एंटरप्राइजेज है, उसकी जो बिल्डिंग्स है, जो विजिबल एसेट्स हैं, उसको कोई नुकसान होता है, उसको नुकसान कहाँ से होगा? नुकसान या तो फायर से हो सकता है, या आपका अर्थक्वेक से हो सकता है, फ्लड से हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी रिस्क की परिभाषा में टाइप में आ जाते हैं। और एक डायरेक्ट लॉस है। डायरेक्ट लॉस ये है कि बिल्कुल इमीडिएटली आपको किसी भी वजह से डायरेक्ट लॉस हो गया है। और एक है आपका इनडायरेक्ट लॉस। इनडायरेक्ट लॉस की परिभाषा में क्या हुआ कि इंटरप्राइजेस के अंदर फायर हुआ, ऑपरेशन स्टक हुआ, ऑपरेशन स्टक से लेबर आइडल बैठ गया और इंटरप्राइजेस का प्रॉफिट टेम्पर हो गया। मतलब इसको दूसरी टर्म में कहें कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रॉफिट लॉस हुआ, जो इनडायरेक्टली इंसिडेंस एक हुआ फायर होना, उससे प्रोडक्शन का रुकना, जो कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसेस है इसका, प्रोडक्शन का रुकना, प्रोडक्शन के रुकने से कहीं ना कहीं मेरी सेल का कम हो जाना, और कहीं सेल का कम हो जाने से कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट कम हो जाना, वो इनडायरेक्ट लॉस की परिभाषा में आ जाता है, टाइप में आ जाते हैं। एक इसके बाद आता है लायबिलिटी रिस्क। लायबिलिटी रिस्क जैसे अभी पहले भी अपने डिस्कस किया कि लायबिलिटी रिस्क ये है जो इन 4 कैटेगरी में नहीं आता है। डायरेक्ट लायबिलिटी रिस्क में आता है आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान हुआ, वो जब हॉस्पिटलाइज हुआ, उसका जितना भी एक्सपेंसेस है, उसका ट्रीटमेंट का, उसके वापस ठीक होने तक का, वो एक तरह से लायबिलिटी है। वो लायबिलिटी वो या तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के थ्रू होता है, या फिर वो अगर वो कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंट की वजह से आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ती है, और कोर्ट के थ्रू इसका भरपाई होती है। तो एक बहुत वास्ट और बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर है ये। और इंटरप्राइजेस में ऐसा नहीं कि आप आपकी गाड़ी से किसी को नुकसान हुआ, आप जो परमाइसेस है, जो आपके इंटरप्राइजेस का टेरिटोरियल एरिया है जिसमें वो एस्टेब्लिशमेंट है, आप ये देखेंगे कि ना तो वहाँ फायर हुआ, ना प्रोडक्शन रुका, ना मेरी सेल को हैम्पर हुआ, लेकिन वो पाथवे जो बना हुआ है उस पर अगर आप चल रहे हैं या आपका स्टाफ चल रहा है और वो वहां से स्किड होकर गिर गया, उसको लगी, उसको चोट लगी, वो सीवियर चोट लगी या कम चोट लगी, वो हॉस्पिटलाइज हुआ, तो ऐसी सारी जो चीजें हैं वो लायबिलिटी कंपार्टमेंट के अंदर फाल आ जाती हैं। मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बहुत ही सीवियर हैं। इसके बाद आती है कैटेगरी ऑफ रिस्क। आपने रिस्क को समझा, उसके प्रकार को समझा, कितने तरह का होता है रिस्क, कैटेगरी किस किस तरह की है। यहाँ भी 5 तरह की इसको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे फंडामेंटल रिस्क है, पर्टिकुलर रिस्क है, प्योर रिस्क है, स्पेकुलेटिव रिस्क है, एंटरप्राइजेज रिस्क है। इसको छोटी छोटी मैंने करेक्ट करने की कोशिश की है। जैसे फंडामेंटल रिस्क क्या होता है? फंडामेंटल रिस्क है जो एक पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, लाइक अर्थक्वेक। अभी करंट सिनेरियो में अगर अपन बोलेंगे तो अपन कह सकते हैं कि कोविड-19 पूरी इकोनॉमी को ग्लोबली लेवल पे इसने इफेक्ट किया है। एक आता है उसके बाद पर्टिकुलर रिस्क, जो किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से पर्टिकुलर एरिया में होता है। सपोज जैसे गुजरात में पहले आपने पढ़ा होगा कच्छ में भूकंप आया था, तो वो एक पर्टिकुलर रिस्क है। जो भूकंप आया वो गुजरात में कच्छ में था, तो ऐसा रिस्क जो है उसको पर्टिकुलर रिस्क की परिभाषा में लिया जाता है। एक इसके बाद थर्ड टर्म्स आती है इसकी प्योर रिस्क। ये एक सर्टेन कंडीशन में या तो ये इससे नुकसान होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक चौथा कंडीशन इसका कैटेगरी है स्पेकुलेटिव रिस्क। ये भी स्पेकुलेशन, जिसको आप दूसरी भाषा में अगर कहें स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखते हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है स्पेकुलेटिव वे से किया, डेरिवेटिव्स में किया, तो वहां भी या तो आपको गेन होगा
या लॉस होगा, या एट पर आप इन और एग्जिट कर सकते हैं अपने आप को। तो वो एक ऐसा लॉस जो है या गेन है वो स्पेकुलेटिव रिस्क की परिभाषा में आता है। उसके बाद आपका एक रिस्क है एंटरप्राइज रिस्क, जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरिंग टर्म्स में होता है। जैसे होता है कि आपने न्यूज़ में भी पिछले दिनों पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में फायर हो गया। अब उसमें जो नुकसान हुआ वो मॉनेटरी टर्म्स में भी है और उसकी रेपुटेशन की को भी उसने टेम्पर किया। तो इस तरह का जो नुकसान है वो एंटरप्राइज रिस्क को डिफाइन करता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर लोकेशन में, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, इस पर्टिकुलर ऑफिस में या एंटरप्राइजेस में इस चीज का नुकसान हुआ या लॉस हुआ। तो ये 5 तरह की कैटेगरी है रिस्क की। नाउ रिस्क को समझा, रिस्क के टाइप को समझा, रिस्क की कैटेगरी को समझा, जब अपने को पता लग गया कि रिस्क क्या है, किस तरह का है, अब इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसको डिफाइन किया गया है कि रिस्क मैनेजमेंट may be defined as the process of planning, organizing, directing, and controlling the resources and activity of an organization in order to minimize the adverse effect of accidental loss on that organization at least possible cost. इसका मतलब ये हुआ कि जो इस एक संस्था में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंटरप्राइजेस में, एक इंडस्ट्रीज में जो नुकसान होना था या जो रिस्क है उसको अपन ने एनालाइज कर लिया, उसका अपन ने सिस्टम बना लिया। अब सिस्टम के अंदर ये है कि वो जो नुकसान होगा उसको कम से कम कॉस्ट के अंदर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस को, रिस्क से उसके कंट्रोलिंग को, उसके कॉस्टिंग को कम से कम बायोमीटर में उसको कैसे किया जाता है, अच्छे तरीके से कैसे मैनेजेबल किया जा सकता है। ये पूरा जो मैनेजमेंट है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस फ्लो कैसे होता है? रिस्क मैनेजमेंट फ्लो के 4 स्टेप्स हैं। आपको पता लग गया कि रिस्क तो है, अब सबसे पहला प्रोसेस है उसका रिस्क आइडेंटिफाई करना, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आता है जब आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया फिर उसको इवेल्युएट करना, उसको मेजर करना। जब आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मेजर कर लिया, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब उसके बाद जो फाइनल स्टेप इसका उसका रिस्क फाइनेंसिंग। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क इवेल्युएशन, ट्रीटमेंट और देन उसके बाद रिस्क फाइनेंसिंग, ये 4 प्रोसेस जो है ये एक तरह से मेन पिलर है रिस्क मैनेजमेंट के। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। ये देखिए रिस्क प्रोसेस, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में कैसे ये प्रोसेस फ्लो होता है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर आइडेंटिफाई द रिसोर्सेस फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल। वो ह्यूमन भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप अब जैसे बात करेंगे इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ये हुआ कि जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो एंटरप्राइजेस है, उसमें पॉल्यूशन का, चाहे वो एयर से है या वाटर से है या डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज से है, तो उससे कितना नुकसान है उसको है। जहाँ वो डिस्पोज कर रहा है वो जो उसकी पैरामीटर्स हैं वो उसके अंदर फॉल होने चाहिए। अगर वो उससे आगे जाता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद जैसे सपोज एंटरप्राइजेस की फिजिकल एसेट्स, बिल्डिंग है, मशीनरीज हैं, आप उस बिल्डिंग को, उस मशीन्स को से आइडेंटिफाई रिस्क उसके अंदर कैसा है कि आग से उसको नुकसान हो सकता है, मशीनरी ब्रेकडाउन हो सकती है। जब आप इस तरह से उसको प्रोसेस में लाते हैं तो पता लगता है कि हाँ, मेरे को पता है कि इसमें इस तरह का नुकसान हो सकता है, तो मैंने उसको आइडेंटिफिकेशन करना चालू किया। एक चेकलिस्ट बनाई, एक क्वेश्चनरीज बनाई, एक टेम्पलेट बनाया, जिसमें मैंने इसको नोट आउट करना चालू किया कि किस किस तरह के, किस किस पॉइंट पे, किस किस लेवल के मेरे को इसमें रिस्क हैं, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद मैं फिर उसको इवेल्युएट करूंगा कि अगर मेरे पास ये रिस्क मैंने आइडेंटिफाई किया, मैं उसकी फ्रीक्वेंसीज प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, उसकी सेवियरिटी के फ्यूचर में लॉस को प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, वो कम ज़्यादा हो सकता है।
ऐसा नहीं कि एक ऐसा कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि जो हर सिचुएशन में फिट होगा। ये पूरा रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इवेल्युएशन, ट्रीटमेंट और फाइनेंसिंग जो है इंटरप्राइजेस की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं इसको इस तरह से डिफाइन करना चाहूँ, आपका एक इंडिविजुअल हाउस है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है। इंडिविजुअल हाउस के अंदर तो नुकसान होने का नुकसान है, फायर हो सकता है उसमें, ऐसा नहीं कि फायर नहीं हो, फायर हो सकता है, तो एक लिमिटेड एरिया में है। और वही फायर अगर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है तो वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी मेरे को जो इंडिविजुअल हाउस के अंदर जो प्रोटेक्शन करना है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा मेरे को उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जो प्रोटेक्शन करने हैं। अब इसके बाद आता है कि मैंने जब आइडेंटिफाई कर लिया, उसको इवेल्युएट कर लिया, तो मैं उसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ या उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। एलिमिनेट कैसे कर सकता हूँ? अब मेरे को जब पता है कि एक हाई रिस्क की जोन है या हाई रिस्क लैंड है, मैं उस पर मेरा प्लांट नहीं लगाऊंगा, मैं उसको एलिमिनेट कर दे, मेरे को नहीं लगाना वहाँ रिस्क है। मैं इसको रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ? जो एग्जिस्टिंग मेरा एंटरप्राइजेस है वहाँ मैंने पता लगा कि मेरे को फायर से नुकसान है, उसको रिड्यूस करने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम लगा सकता हूँ, सबमरीन सिस्टम लगा सकता हूँ, फायर हाइड्रेशन सिस्टम लगा सकता हूँ। ये दोनों संजीव करने के जी, सॉरी टू इंटरप्ट, आप थोड़ा सा वॉइस, हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके 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 ओके। मैं इसी से स्टार्ट करूँ, ट्रीटमेंट ऑफ रिस्क से, कि इसको एलिमिनेट, रिड्यूस और ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। एलिमिनेट जो वर्ड है, एलिमिनेट का मतलब ये हो गया कि इसको हटा देना। हटा देने से मतलब क्या हुआ कि जहां आपको लगता है कि हाई रिस्क जोन के अंदर वो चीज फॉल कर रही है, वो लैंड है जहां मेरे को एस्टेब्लिश करना है, वो हाई जोन अर्थक्वेक एरिया में है, तो मैं वहां नहीं लगाऊंगा, उसके नियर बाय सब एरिया में लगाऊंगा। तो मैंने उस पर्टिकुलर रिस्क को मैंने एलिमिनेट कर दिया। रिड्यूस कैसे करना है कि जिस एंटरप्राइजेस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी आपको फायर के आपने नोटिंग किया कि हाँ यहाँ फायर होने के चांसेस हैं, फायर हो सकता है फ्यूचर में किसी भी कारण से, शॉर्ट सर्किट से भी हो सकता है, तो वहां मैंने रिड्यूस करने के लिए क्या किया, जहां मेरा हाई फ्लेमेबल प्रोडक्ट पड़ा है, स्टोर में पड़ा हुआ है, तो वो मैं एक लगा सकता हूँ नो स्मोकिंग जोन, उसको एरिया घोषित कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं उसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगा सकता हूँ, मैं स्प्रिंकल सिस्टम लगा सकता हूँ, जिसके कारण से अगर वो घटना घटती है तो उसको मैं इन सपोर्ट सिस्टम से उसको कम कर सकता हूँ। मैंने एलिमिनेट कर लिया, मैंने इसको रिड्यूस कर लिया। अब उस रिड्यूस करने के बाद भी जो गैप है उसको मैं कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब उसको ट्रांसफर के अंदर जाती है कि एक टेक्निक दैट प्रोवाइड फंडिंग ऑफ लॉस आफ्टर द occur। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि लॉस में फंडिंग सब्जेक्ट समझ में नहीं आया कि फंडिंग ऑफ लॉस कैसे होती है। फंडिंग ऑफ लॉस को इस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया है कि जो आपने रिस्क ट्रांसफर किया, आपको जो गैप मिला, जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया, आपने उसको क्वांटिफाई भी कर लिया, उसकी सेवियरिटी को भी आपने जज कर लिया, और आपको ये भी है कि इस फ्यूचर में वो कभी भी हो सकता है, उसको सेव करने के लिए वी विल गेट द रिस्क कवर। जैसे एंटरप्राइजेस के अंदर फायर पॉलिसीज लेते हैं, ब्रेकडाउन इक्विपमेंट ब्रेकडाउन पॉलिसी लेते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर बॉयलर एक्सपोजर पॉलिसीज लेते हैं, तो वो एक तरह से आपने उस रिस्क को बाय वे ऑफ इंश्योरेंस आपने उसको फंडिंग प्रोसेस में ले लिया कि जब कभी भी ऐसा नुकसान होगा, उससे जो मेरे को इस रिस्क से जो भी मेरे को नुकसान होगा वो मेरी पॉलिसी से मेरे को फंडिंग हो जाएगी। तो इसको हमने यह है रिस्क फाइनेंस के टर्म्स के अंदर। अब जब सारी चीज हुई, अब इसमें एक चीज है कि इसका रिकॉर्ड सिस्टम कैसे होगा। और मेरा मानना यह है कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको रिकॉर्ड रखनी चाहिए सारी चीज। इसमें रिकॉर्ड ऑल द रिस्क रेलेवेंट डिटेल इन इज आइदर ए रजिस्टर फिजिकल फॉर्म में, और सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, डाटाबेस के अंदर भी रख सकते हैं, कि जब कभी भी कोई घटना हो उसका पूरा विवरण उसमें लिखें, जिसमें इसका किस कारण से हुआ, वास्तव में क्या हुआ, और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा। इसके फायदे क्या होंगे आपको, आपको उस इस मटेरियल फैक्ट को जब आप इसको रिकॉर्ड करते हैं,
आप अपने मैनेजमेंट में रिपोर्ट करिए कि ये चीज अपने इस इंटरप्राइजेस में ये चीज हुई और इसका इम्पैक्ट ये आया, इसकी वजह से ये अपने को स्टेप लेने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ, आपको रिव्यू करने का मौका मिला उस चीज को, क्योंकि ये चीजें दोबारा नहीं हो। आप इसको एनुअली बेसिस, फंडामेंटली ये कहते हैं कि आप इसको एनुअली बेसिस पे रिव्यू करते रहें, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसको हाफ ईयरली, ईयरली, इसको क्वार्टरली बेसिस पे भी रिव्यू करते हैं कि जितनी सिवियरिटीज को आप कंट्रोल कर सकें, जितने रिस्क को आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, वो आपका प्रोसेस फॉल करता है जब आप इस पूरी चीज को रिकॉर्ड में ला करके, इंटीमेट करके और उसको रिव्यू करते हैं। और इसके साथ साथ आप जब इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को, स्टेटिस्टिक्स को जब आपके स्टेक होल्डर से आप शेयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक तो आपके इंटरप्राइजेस के अंदर लोगों में, मैनेजमेंट का मोरल बहुत बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होते हैं, और उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी का एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। और इसके साथ साथ उस इंटरप्राइजेस के लिए गुड गवर्नेंस का भी होता है। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं तो उनके अंदर भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये आती है कि आपने कोई भी किसी भी चीज को हाइड नहीं किया, जो था मेटेरियल फैक्ट आपने हमारे को बताया। तो इससे क्या कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जहां तक उसकी जरूरत है, और बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर कट तरीके से, स्पष्ट तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए, बतानी चाहिए। अब इसके बाद आता है इसके ऑब्जेक्ट क्या है। प्री लॉस, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्री लॉस और पोस्ट लॉस। कि लॉस नुकसान होने से पहले इसकी सब्जेक्ट मैटर क्या है रिस्क मैनेजमेंट का, और नुकसान होने के बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। प्री लॉस के अंदर जैसे अपन दिखा, जितनी ज्यादा इंटरप्राइजेस में, फैमिली में अवेयरनेस, फैमिली बेसिस पे, इंटरप्राइज बेसिस पे, सोसाइटी बेसिस पे, जितना आप इस चीज के बारे में अवेयरनेस लाएंगे, उतना आप अपने आप को अवेयर करेंगे और उतना ही नुकसान होने के चांसेस कम होते जाएंगे। अगर अवेयरनेस नहीं है तो इस अनअवेयर की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से ज्यादातर हादसे होते हैं, ज्यादातर नुकसान होते हैं। अगर जैसे इसको ऐसे डिफाइन करें, जहाँ डेंजर का आपने देखा होगा, जितने भी रोड के ऊपर ट्रांसफार्मर लगे हैं, वहाँ एक डेंजर का निशान लगाया हुआ है रेड कलर के अंदर, और उसमें क्रॉस का निशान लगा, उसमें वर्ड लिखा हुआ व्हाइट कलर में, डेंजर। इसका मतलब ये है कि आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप इसको छुइए मत, इससे दूर रहिए। तो इस तरह की जितनी भी अवेयरनेस चीजें हैं, जितना आप इसको अवेयरनेस लाएंगे, उससे आप नुकसान को कम से कम करते जाएंगे। दूसरी चीज इसमें पॉलिसी फॉर्मेशन करना, इफेक्टिव प्रोसीजर प्लान को प्लेस करना। उसके साथ साथ पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर क्या हो गया कि इंटरप्राइजेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो उसका प्लान क्या है, वो कैसे फ्लो होगा, इसके बारे में आप अपने स्टाफ को, आप अपने एग्जीक्यूटिव्स को जब तक इसके बारे में नहीं बताएंगे, तो वो शायद उस सीवियरिटी को कम करने में मदद नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ क्या होता है, एंग्जाइटी। इस चीज को लेकर के आप कितना अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, नुकसान होने से पहले अपने आप को आप कितना सक्षम कर रहे हैं इस चीज के अंदर। ऐसा तो नहीं कि आपको अवेयरनेस नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो इससे घबराहट का माहौल हो गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लीगल ऑब्लिगेशंस, जैसे अभी पहले भी अपने चर्चा की, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं। अगर मैंने कोई सर्टेन नॉर्म्स इंडस्ट्री में नहीं फॉलो किए, तो पॉल्यूशन के मेरे को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़ेंगे। एक छोटा सा कोरिलेशन किया इसको। तो इस चीज़ों को अलग अलग इंडस्ट्रीज के, उसकी साइज के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से बनाया जा सकता है, उसको कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आता है पोस्ट लॉस के बाद, जब कोई नुकसान हुआ, कोई हादसा हुआ, तो सबसे पहले चीज आती है कि सर्वाइवल प्लान क्या है अपने पास, जिसको आप कह सकते हैं बैकअप प्लान क्या है अपने पास। उसके बाद ऑपरेशन के अंदर स्टेबिलिटी कैसे आएगी। उसके साथ साथ अगर जब आप ऑपरेशन के अंदर स्टेबिलिटी ला रहे हैं, तो आपकी अर्निंग में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, और उसका इम्पैक्ट को, नुकसान होने के बाद उसको आप कैसे आगे कम कर सकते हैं। उसके रूट काज को, जो नुकसान हुआ, रूट काज को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को रिस्क था उसको रीअसेसमेंट करना पड़ता है, और रिस्क असेसमेंट के बाद साथ साथ उसका रिस्क ऑडिट भी करना पड़ता है।
ये तो वो टेक्निकल टर्म्स हैं इसके अंदर। रिस्क रीअसेसमेंट, एक तो रिस्क एवेल्यूशन हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, उसके बाद रिस्क रीअसेसमेंट भी है, उसके साथ साथ रिस्क ऑडिट भी है। रिस्क रीअसेसमेंट के अंदर ये है कि जो चीज हो गई, उससे जो नुकसान होना तो हो गया, अब उसको वापस रीअसेस करिए कि अगर ये दोबारा ऐसा हो, उसके लिए क्या अपन इसके अंदर कोर सब्जेक्ट अपने आप को और इन्वॉल्व करें, अपने आप को और सेफगार्ड कैसे करें इसमें, जिससे कि अपने ऑपरेशंस के साथ साथ अर्निंग के साथ साथ इसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। उसके बाद रिस्क ऑडिट, ये जो सब कुछ किया, जैसे बुक्स ऑफ फाइनेंशियल बुक्स ट्रांजैक्शंस के अंदर इसमें ऑडिट होता है, तो उसमें गलतियां पता लगती हैं कि अकाउंटिंग जो नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से ये एक्सपेंसेस इस हेड में जाना चाहिए था, ये एसेट इस हेड में जाना चाहिए था। तो उससे क्या होगा कि एक चेक बैलेंसेस का बैलेंस हो जाती है वो सारी चीजें। आपको ये पता लग जाता है कि मैंने रिस्क रीअसेसमेंट भी कर लिया और मैंने ऑडिट भी करा लिया। इन चीजों में से टेक्निकली जो मेरे पास गैप मिला, मैं अब उसको आगे कवर करने की बात करूंगा। अब एक चीज आ गई सर कि रिस्क मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, इनमें कॉमन चीजें क्या हैं? कॉमन चीजें मैं कह सकता हूँ, जैसे मैनेजमेंट एक ब्रॉड वर्ड है, एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के अंदर एक ब्रांचेस हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, सेकंड ब्रांच है सेल मैनेजमेंट, थर्ड ब्रांच है एचआर मैनेजमेंट, फोर्थ ब्रांच है ऑपरेशन मैनेजमेंट, एस और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी अपने आप के अंदर एक ब्रांच है उसमें। तो मतलब रिस्क मैनेजमेंट जो किसी समय में आज से 25-30 साल पहले एक नेग्लेक्ट सेक्ट माना जाता था कि हाँ रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसके ऊपर फोकस नहीं था। अब धीरे धीरे वो रिस्क मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है। तो इसमें कॉमन चीज होगी मैनेजमेंट। जैसे आपको दूसरी चीजों का मैनेजमेंट करना है, जैसे आपको रिस्क का भी मैनेजमेंट करना है। और इसका जो दूसरा जो मैनेजमेंट के साथ कोरिलेशन है वो ये है कि इसका भी मोटिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तीसरा इसका जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिक्वायर द मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। जो डिसीजन आपने अदर मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैटर में लेते हैं, वैसे कि वैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैटर के अंदर भी उसी तरह के सिस्टम्स चलते हैं। एंड रिस्क मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड थ्रू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अदर। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको प्लानिंग करना है आपकी इंटरप्राइजेस के साइज के हिसाब से। उसका जितना बड़ा इंटरप्राइजेस है उतना बड़ा उसका रिस्क मैनेजमेंट है, उतना ही बड़ा उसका रिस्क एक्सपोजर है। उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको इसका रिस्क का पूरा रिव्यू करना, उसके अंदर उसका प्रोसेस फ्लो करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसका इवेल्यूशन करना, उसका कंट्रोलिंग करना, ये सारी चीजें विद सपोर्ट ऑफ अदर, एफर्ट्स ऑफ अदर। इसमें ऐसा नहीं कि एक अकेला कुछ भी करेगा, एक टीम वर्क की तरह रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें अपने को करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। अब ये चीज आई कि रिस्क मैनेजमेंट आज की और भविष्य में कैसा है, कल क्या होगा, कैसा होगा। तो जैसे भी मैंने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट आज के टाइम में एक इंटरप्राइजेस का, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कॉर्पोरेट बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है। नॉट इन इंडिया, अराउंड द ग्लोब पीपल आर टू मच कॉन्शियस अबाउट रिस्क। और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे तेजी से बढ़ रहा है उसके साथ साथ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। और इसका एक वन मोर रीजन इन द टॉप मैनेजमेंट इज बिकमिंग मोर कॉस्ट कॉन्शियस। टॉप मैनेजमेंट का और सभी इंटरप्राइजेस के अंदर कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को कम से कम कॉस्ट से मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसको मिनिमम कॉस्ट के अंदर आप उसको कंपनसेट कर देते हैं आपके रिस्क को, रिस्क मैनेजमेंट को, तो वो एक अच्छा साउंड मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। मैं इसके बारे में एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जिस एंटरप्राइजेस में हूँ, आज से करीब 10-12 साल पहले जो ब्रैकेट था, वो ब्रैकेट ये था कि अराउंड 80 करोड़ का सम इंश्योर्ड था और जिसका आउटगो था अराउंड 55 लाख के लगभग। इन 2020-21 के लिए that sum assured come to 580 crores, same enterprises,
बट उसका जो आउटगो है, उसको उसकी जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट कम्स टू 67 lakhs। मीन्स आपका जो रिस्क एक्सपोजर था वो मल्टीपल अमाउंट फोल्ड में वो इवेल्युएट हुआ, लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग थी वो कॉस्टिंग उस मल्टीपल फोल्ड में नहीं चली, वो धीरे धीरे एक कंट्रोलेबल सिचुएशन में आई। और दूसरी चीज टॉप मैनेजमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उनका ये मानना है कि ये जो कॉस्ट है ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, इंश्योरेंस जो मेरे हैं, ये मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको मिनिमाइज कैसे करें। और वो उस मिनिमाइज करने के अंदर कुछ कई बार क्या होता है कि ओवरलैपिंग कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर रिस्क को अपन कवर नहीं करके उसको ओवरलैप करके, उससे जो अपन ये कहते हैं कि मैनेजमेंट को अगर मैं कॉस्टिंग बचा बचा के दूंगा तो मैं बहुत अच्छा कहलाऊंगा और मैं टॉप मैनेजमेंट की निगाह में आऊंगा और वो मेरे को अच्छा मानेंगे कि मैंने बहुत रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है कि वो जिस चीज को आपने छोड़ा था उस चीज की वजह से अगर नुकसान हुआ तो उसका कंपनसेशन कैसे होगा। सपोज आज के परिवेश में अगर बात करूं कि एक इंटरप्राइजेस के अंदर फायर का रिस्क है, ब्रेकडाउन का रिस्क है, आपका किसी ऑब्जेक्ट के फॉल्स होने से रिस्क है, न्यूक्लियर इम्पैक्ट का रिस्क है, उसके बाद उसके साथ साथ आपके इंटरप्राइजेस के अंदर पोल्यूशन के रिस्क हैं, उसके साथ साथ आपके टेररिज्म का रिस्क है। ये टेररिज्म वर्ड जैसे ही आपको ध्यान हो 2009 में जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हुआ यूएस के अंदर, तो वहां पे वहां उस टाइम के प्रेसिडेंट ने जब इमीडिएट जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में क्या दिया, इट्स अ टेरिटोरियल एक्टिविटी, इट्स अ टेररिज्म एक्टिविटी एंड इट्स फॉल अ काइंड ऑफ वॉर। जैसे ही ये दो वर्ड उन्होंने स्प्रेड आउट किए, जो इमीडिएटली रिस्क मैनेज जो अंडरराइटर्स थे टेररिज्म को लेकर के कॉन्शियस हो गए। अब आज की डेट में आप देखेंगे कि टेररिज्म को सबसे पहले कवर किया जाता है, अर्थक्वेक को सबसे पहले कवर किया जाता है। तो एक ये ऐसे सब्जेक्ट मैटर है, आप किसी इंटरप्राइज में कह सकते हैं कि टेररिज्म से अपने को क्या फर्क पड़ेगा, हटा दीजिए, इससे क्या होगा, इसकी जो कॉस्टिंग है कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी समय में भविष्य में टेररिज्म की वजह से अगर आपको उस इंडस्ट्री को इंटरप्राइज को नुकसान हुआ तो कंपनसेशन कैसे होगा। तो आपने जो आज सेविंग की, नो डाउट क्वांटिफाई किया आपने सेविंग, लेकिन उसका उस सेविंग के बदले में जो फ्यूचर में लॉस है वो इतना मल्टीपल लॉस है जो वो सेविंग को मल्टीपल फोर्ट से आप उसको कंपनसेट नहीं कर सकते, उसको रिटेन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट हैज आल्सो शेयर्ड इन द इंक्रीजिंग अटेंशन पेड टू सच एज एरिया ऑफ कैश फ्लो। जैसे रिस्क फाइनेंसिंग की वजह से कैपिटल बजटिंग कि जैसे जैसे प्रोसेस फ्लो होगा, जैसे जैसे एंटरप्राइज का एस्टेब्लिशमेंट का एक्सपांशन होगा, उसके साथ साथ उसकी बजटिंग भी, कैपिटल बजटिंग भी साथ साथ चलेगी, उसके साथ साथ उसका रिस्क मैनेजमेंट भी चलेगा। एम्प्लॉयज बेनिफिट प्लान्स जैसे ग्रुप मेडिक्लेम दे दिया आपने, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसी एजुकेशन चीज को या CSR के अंदर आपने उसको स्पॉन्सर कर दिया, तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आज आ रही है और लोग अवेयर हैं और लोग करते हैं इसमें। Other reason of rise of risk management are several that create new exposure or expand or complicate existing one. इसके साथ साथ कंपनी साइज, इंडस्ट्री की कैटेगरी, कॉर्पोरेट शेयर, उनका जो मैनेजमेंट का इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर, वो बहुत कम मैटर करता है मैनेजमेंट के रिस्क मैनेजमेंट, पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। और उसका रियलाइजेशन है आज की दुनिया में, आज के समय में दुनिया के अंदर ये सारी चीज डिपेंड करती है कि आपने इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के कितनी प्लानिंग कर रखी है। और आज की प्लानिंग के साथ साथ आपने इसको भविष्य में इस चीज को कैसे प्रोजेक्ट कर रखा है, इसका बैकअप प्लान कैसे बना रखा है। इसके साथ साथ इसका जो फ्यूचर है अबाउट इट्स मोस्ट प्रीशियस। एक ये आपका एक्सपेंसेस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये आपका एक एक्सपेंसेस नहीं है, आप इसको प्रीशियस एसेट मान के चलिए। और ये आपकी बिजनेस को आगे लाने के लिए बहुत सपोर्टिव वे में काम कर सकता है।
तो ये मैंने कोशिश की कि रिस्क मैनेजमेंट को इसके साथ इसके जो सब्जेक्ट मैटर है उससे आपको रूबरू करने की। इसके बाद भी मैं ये चाहूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मेरा इस वेबसाइट पे है, अवेलेबल है आपके पास। आप मेरे को क्वेरी करिए, मेरे से क्वेश्चन करिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का रेलेवेंट आंसर देने के लिए। आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे को फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें, तो मैं मोस्ट वेलकम, कोशिश करूंगा उसको जवाब देने की। Thank you, Sanjeev ji. It was a wonderful exposure कि आपने बहुत अच्छी कवरेज दी है। और एक कर्टन रेजर पूरा का पूरा, जैसे हम लाइफ में बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं और उनको ऐसे ही सोच लेते हैं कि ठीक है कुछ बात नहीं है, पर आपने इसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से बता के इस बात को रिमाइंड करवाया है कि ये जो सब चीजें हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में आती है, ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है, जब कितनी इम्पोर्टेंट होती है जब इनकी जरूरत पड़ती है, उस टाइम पे इसके बारे में कितना क्या सोचा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा आपने एक बहुत इंफॉर्मेशन बड़ा दिया है। और इसमें टैगलाइन आपकी मैं चाहूंगा कि आप इसके अंदर जो है लास्ट में ये जरूर बताएं कि ये आपने सारा कुछ बताया है, लेकिन इसमें एक आपका एक मैसेज जो है वो थोड़ा मिसिंग है, उसको आप मैसेज को क्लियर करो कि व्हाट शुड वी डू। मतलब यहाँ पे पॉइंट ये आता है ना, उस पॉइंट को छोड़ दिया आपने, तो वो देखे फिर क्वेश्चन आंसर पे बुलाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, मैं इसी सब्जेक्ट मैटर पे आ रहा हूँ सर कि जस्ट अ सेकंड संजीव जी, कैलाश सर ये फुल स्क्रीन किस सभी के नहीं आ रही क्या? शेयरिंग शायद कंटिन्यू है। नहीं आ रही है, शेयरिंग बंद कर दीजिए सर। आप अपना शेयरिंग ठीक से क्लोज नहीं हुआ आपका, तो वो फुल जी। थैंक यू हो गया, प्लीज कंटिन्यू। इसमें मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को बताएंगे कि किस किस के पास मेडिकल इंश्योरेंस है। ओके, अब मेडिकल इंश्योरेंस है हम लोगों के पास, लोगों ने ले रखा है जी। और अब मेरे को ये बताएं कि आपने जो मेडिकल इंश्योरेंस लिया, क्या आपकी फैमिली मेंबर को पता है कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है? हाँ पता है। ओके, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा हुआ है उनको पता है? हाँ, ये नहीं पता। ओके, इसके साथ रखा हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, आपकी फैमिली को पता है, कहाँ पड़ा ये पता नहीं है, और उसको कैसे यूज करना ये भी पता नहीं है। तो इसका कंसिक्वेंसेस एक फैमिली लेवल पे, एक पर्सनल लेवल पे क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने वो मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, वो व्यक्ति मेल या फीमेल जिसके नाम से वो पॉलिसी है, वो हॉस्पिटलाइज हुआ। अब फैमिली के ऊपर प्रेशर क्या हुआ? हॉस्पिटल का बिल, उसके ट्रीटमेंट का बिल, वो जो एक्सपेंसेस है, वो जो साइकोलॉजिकली जो प्रेशर बिल्ट होता है उस फैमिली के ऊपर, उस वक्त ये सिचुएशन आ जाती है फैमिली के अंदर, वो ये सोचते हैं कि मैं इसका बंदोबस्त क्या करूं, ऐसी मेरे पास क्या असेट है जिसको मैं डिस्पोज कर इसको इस बिल को चुकाऊं, इस ट्रीटमेंट का रेमेडियल सोल्यूशन करूं। जबकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज है कि आप जो आपके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की बात करो, जो मेडिक्लेम पॉलिसी है, आप अपने फैमिली मेंबर को बताइए कि अपने पास ये मेडिक्लेम पॉलिसीज है, इसमें ये चीज कवर्ड है और ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखी हुई है। और इसको यूज कैसे करना है कि जब भी हॉस्पिटलाइज हुए तो आपको सबसे पहले उस इंश्योरेंस कंपनी का जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, जो एग्जीक्यूटिव नंबर दिया, आप उसको कॉल करके इंटीमेट करिए। ऐसा नहीं है कि आपको पहले इंटीमेट करना उसके बाद हॉस्पिटलाइज होना है। आपको सबसे पहले उस सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको पेशेंट को सबसे पहले हॉस्पिटलाइज करना है, हॉस्पिटल लेके जाना है ना। इंश्योरेंस को इंटीमेशन बाद में भी कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। ये अपने को नहीं पता था कि अपने कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि साइकोलॉजिकली जो प्रेशर बिल्ट होता है उसको रेमेडियल सोल्यूशन करके उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। और उस व्यवस्था को जिस वक्त पेशेंट को सबसे ज्यादा अपनी जरूरत होती है, अपने उसके साथ लग के उस चीज को, उस रिस्क को, उस थ्रेट को कम कर सकते हैं।
और ये सबसे दूसरी चीज और है कि इस चीज को जीरो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये आप कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलेगा, 0 और 1 के बीच में फॉल करेगा। मतलब ये तो या होगा, या अगर होगा तो बहुत बड़ा होगा या कम होगा, वो क्वांटिफाई अलग अलग किया जा सकता है। अब एक सेकंड चीज ये आती है इसके बाद, सभी के पास आई बिलीव 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है, ठीक है, और रेगुलरली एनुअली बेसिस पे आप उसका इंश्योरेंस पे रिन्यू करते हैं, राइट? तो कभी आपने उस पॉलिसी को, जो अपन जनरली देखते हैं वो ये देखते हैं व्हीकल पॉलिसी के अंदर कि मैंने जिस कंपनी से जिस व्हीकल का इंश्योरेंस लिया, जिसका मैंने जितना प्रीमियम पे किया उतने का मेरे को रिसिप्ट मिल गया, उतने का मेरे को पॉलिसी मिल गई। इसके अलावा उसके आगे जाके सोचते भी नहीं है कि मेरे नाम से पॉलिसी है, इतने अमाउंट का मैंने पे किया था, चेक से दिया, कैश से दिया, एनईएफटी किया, उतने मेरे को पॉलिसी मिल गई। क्यों क्या अभी कभी अपन ने कोशिश की इसके अंदर, उस पॉलिसीज के अंदर जो व्हीकल की पॉलिसी जिस वो चेसिस नंबर या इंजन नंबर है, उसको कभी अपने आरसी से कंपेयर किया कि कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है? अगर ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, अगर आप अपने इसको रेगुलराइज कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि एक तो अपन अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड कर रहे हैं, प्लस इसके साथ साथ पीस ऑफ माइंड, एक जो सपोर्ट सिस्टम है माइंड के अंदर, उसको भी रिलैक्स मोड पे लेके जा रहे हैं, एक बैकअप मोड पे लेके जा रहे हैं। अभी तीसरी चीज मैं आपसे एक और शेयर करना चाहूंगा कि कोविड-19 इसका जो बहुत ज्यादा जो गूगल पे सर्च किया गया, 12,000 टाइम्स सबसे ज्यादा कोविड-19 और मेडिक्लेम को गूगल पे सर्च किया गया। इसमें क्या चीज निकल के आई, और हिंदुस्तान के अंदर इस जो चीजों को रेगुलेट कर रहा है वो एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जिसका नाम है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिस भी कंपनी की आपके पास जो भी पॉलिसी है उसमें कोई भी कमी नहीं है, वो आपने उस समय में बहुत सोच समझ के अपने ऑब्जेक्ट को पर्पसफुली करते हुए ली है, और वो समय की बेस्ट पॉलिसी थी। आज के टाइम में आप देखेंगे कि जैसे ही ये कोविड-19 डिक्लेयर हुआ, उसके बाद IRDA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि बाय डिफॉल्ट जितनी भी आपकी मेडिकल पॉलिसी है, जिस भी कंपनी की है, उसमें इसका रिस्क कवर है, कोविड-19 का ट्रीटमेंट का। अब इसके अंदर चीज ये आती है कि कोविड-19 के अंदर जो आपका ट्रीटमेंट का है, सबसे पहला तो आता है टेस्ट का कॉस्टिंग भी इसमें कवर्ड है। और जो बेसिकली जो चीज कवर्ड नहीं है, जो कंज्यूमेबल होती हैं, जैसे आपका PPE है, किट है, पर्सनल प्रोटेक्शन किट है, या आपका मास्क है, ये कंज्यूमेबल कैटेगरी में आता है। ये कंज्यूमेबल्स आपको ब्रेकडाउन, मशीनरी ब्रेकडाउन के अंदर, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन के अंदर, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी आपको इसका रिमबर्समेंट नहीं मिलता है। आपकी मेडिकल पॉलिसीज दो तरह से ड्राइव होती है, या तो कैशलेस होती है या रिमबर्समेंट बेसिस पे होती है। कैशलेस का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी है, TPA के थ्रू ड्रिवन होती है, जिसमें आप जिसके जो पॉलिसी होल्डर है वो, प्लस जिस कंपनी से पॉलिसी ली है वो, इन दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है जो आपकी बिहाफ पे चीजों को हॉस्पिटलाइज से और इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंटरेक्ट करता है। सेकंड चीज है रिमबर्समेंट की। रिमबर्समेंट चैनल में क्या होता है कि आपने ट्रीटमेंट लिया, उस ट्रीटमेंट के जितने भी आपके इनवॉइसेस थे, बिल्स थे, जो एक्सपेंडिचर थे, वो आपने पूरा समराइज करके डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपने उस इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किया, और इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा एनालिसिस चेक करने के बाद आपका क्लेम बना के आपके अकाउंट को रिमबर्स कर देता है उसको। ये दो तरह से मेडिक्लेम पॉलिसी ड्राइव होती है। तो मैंने कोशिश करी है थोड़ा बहुत जो जानकारी थी मेरे पास तो आपसे शेयर करने की। आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट इन दिस सब्जेक्ट मैटर, आज के बाद भी कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो इस चीज को लेकर के, तो आप मेरे को टच कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। जी थैंक यू संजीव जी, थैंक यू चोपड़ा साहब, प्लीज थैंक यू। एंड नाउ आई इनवाइट आवर माइंड एक्सेल टीम के सबसे बड़े सीनियर आदमी हमारे जो हैं दिनेश कालिया जी को मैं कहूँगा से समथिंग।
सबसे पहले तो मैं संजीव जी आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं कि इतने ड्राई और रूखे सब्जेक्ट को आपने इतना लाइवली बना दिया। और कोई भी सोच मतलब इतना ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और जिसको आपने इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से समझाया कि कई चीज़ों की स्पष्ट हमें समझ में आई कि अगर कोई सोचे, हमारे पार्टिसिपेंट्स या मैं या कोई भी सोचे कि आम आदमी के लिए रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, तो आपने इतनी सुंदर 2-4 बातें बताई कि रिस्क कोई भी है। जी हेलो दिनेश सर, आपकी आवाज हैंग हो गया उनका। आ रही है। दिनेश सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। कर लेते हैं। आई थिंक ये हैंग हो गया। हाँ जी हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर, आ रही है सर। हाँ, तो मैं ये कहना, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। दिनेश सर फिर से हैंग हो गया है। दिनेश सर, ओके, मैं आप किसी दूसरे का व्यू ले लीजिए, मैं दूसरे ओके ओके ओके। विनू जी प्लीज। ओके, थैंक यू दिनेश जी। विनू जी प्लीज। जी थैंक यू संजीव सर। जो सिंपल लैंग्वेज में मुझे समझ आया, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया कि सबसे पहले हमें अवेयर होना है कि उसमें रिस्क क्या क्या है, फिर उसके बाद में उनको मैनेज करना है। और बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया चीजों को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो नाउ आई इनवाइट आवर फैमिली, माइंडेक्स फैमिली। उनका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, प्लीज आप हैंड रेज करें। और यस मिस्टर बनर्जी प्लीज। कथुरिया जी आपके पास आते हैं अभी। यस प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, मैं ये जोड़ना चाह रहा था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और लास्ट में जो उन्होंने 2-3 बातें बताई वो बहुत ही ज्यादा हम लोग को अपील करी। जो उन्होंने बताया कि हम लोग का मेडिकल पॉलिसी घर पे कहाँ रखा हुआ है या कार्ड कहाँ पे है, हमारे वाइफ को पता है कि नहीं पता है, ये बहुत अच्छी बहुत काम की चीज बहुत अच्छे ढंग से बता दी। ये चीज हम लोग हर चीज में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग हर चीज, एक चीज इसमें चीज जरूरी है कि हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी, तो उसमें हर एक्टिविटी का एक पास्ट होता है। तो हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट में पास्ट रिकॉर्ड्स को देखना कि इससे जुड़े हुए क्या चीजें पहले हुई हो रखी हैं और उसको उन्होंने किसी दूसरे ने किस तरीके से हैंडल किया है, इसकी स्टडी भी बहुत जरूरी होगी। चाहे वो बड़ा हम कोई कॉर्पोरेट हाउस की बात करें या हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी की, या हम एक गाड़ी खरीद रहे हैं उसकी बात करें, तो पास्ट रिकॉर्ड को देखना बहुत जरूरी होगा। और एक चीज होती है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, कि इसमें अगर हमारे कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पीछे कौन लोग जुड़े हुए हैं और हमसे आगे कौन लोग जुड़े हुए हैं, और हमको अगर कोई रिस्क होता है या अगर हमको कुछ बात होती है तो हमारे आगे पीछे के लोग किस तरीके से फिट होंगे या किस तरीके से हमसे सपोर्टिव होंगे। तो ये भी एक जरूरी फैक्टर है इसमें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज और भी होती है कि रिस्क को देखने का या उसको बेयर करने की कैपेसिटी सब लोग की अलग अलग होती है, क्योंकि इट इज आफ्टर ऑल इट इज अ माइंडसेट, हाउ यू लुक एट थिंग्स। मेरे लिए कोई एक रिस्क हो सकता है, किसी और के लिए रिस्क नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबको ये चीज जो है, जो भी इधर वो सीईओ हो या हम पर्सनल हो, तो हम लोग को अपने पर्सनल लेवल पे अपनी पर्सनल कैपेसिटी को देख करके इसको करना जरूरी होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही कैलाश जी? अभी आ रही है। तो मैं कुछ कहना चाहूंगा, बोलूं? हाँ बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि संजीव जी ने इतना अच्छे ढंग से ये बात बताई है कि अगर हम रिस्क को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी आम जीवन में, हमारे पास डेली लाइफ में, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में इतने तरह के रिस्क होते हैं जिनको कभी भी हम आइडेंटिफाई नहीं करते।
हम सीधा सीधा एक उदाहरण ले, हमारे घर में गैस है और गैस हम इसको यूज करते हैं, पर इसको आइडेंटिफाई कभी नहीं करने की कोशिश करते कि उसकी जो पाइपलाइन आ रही है या उसका जो रेगुलेटर है उसको हमने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया। तो ये इन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर हम रिस्क कोई भी हमारे घर में हो, बाहर हो, और जैसे हमारी आजकल 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, खड़े हैं, और उनको स्टार्ट करने से पहले हम उसकी पूरी सर्विसिंग कराएं, तो it is really very good to eliminate. When we identify, then we can eliminate it, we can reduce it, and we can minimize it. चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड, आज कोरोना की बात हो रही है, तो कोरोना हमें मालूम चल गया कि हमें ये आइडेंटिफाई है कि रिस्क ये वायरल है, तो हम डिस्टेंस बना के रखना है, तो हम उस डिस्टेंस को मेंटेन करें। हम मालूम जब चल गया तो हम डिस्टेंस मेंटेन करके रिड्यूस कर सकते हैं और इसको किसी भी चीज से अपने घर में आने से रोक सकते हैं। और इसके बाद जो 2 बातें बहुत सुंदर बताई इन्होंने, प्री लॉस एक्टिविटी और पोस्ट लॉस एक्टिविटी। प्री लॉस के मतलब रिस्क होने से पहले, तो इसका भी एग्जांपल आप हमारे सरकार ने देखे, कोरोना का जब असेसमेंट लिया लॉकडाउन से पहले एक अवेयरनेस पैदा करी, जो इन्होंने बताया, अवेयरनेस वर्ड यूज किया, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और एंजाइटी नहीं हो, और ताकि और लोग और इफेक्टिव होकर काम कर सके। और पोस्ट लॉस का एग्जांपल है, तो कल प्रधानमंत्री की स्पीच जो थी वो पोस्ट लॉस के ऊपर थी कि हमारा सर्वाइवल प्लान क्या है, हमारा एक्शन प्लान क्या है, हमारी अर्निंग में स्टेबिलिटी कैसे होगी। तो रियली मेरे पास इतना ड्राई चैप्टर को इन्होंने इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, तो मैं बहुत ही इनका धन्यवाद करता हूं। और डेफिनेटली, हालांकि मैं इसकी काफी जानकारी रखता था, पर इसको मैं अपनी जानकारी को ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में ही सोचता था, पर इनके ही शब्द सुन के मुझे लगा कि हमारे घर में भी हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमें सोशल लाइफ में भी रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए, और आइडेंटिफाई करके उसे एलिमिनेट करना चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज कथुरिया जी, प्लीज। अनम्यूट करिए सर पहले। जी संजीव जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। एक्चुअली एक जमाने में मैं भी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड था, क्योंकि आप वहाँ पे यू मस्ट बी वर्किंग इन सम 5-स्टार होटल। तो मुझे ये बताइए कि ये जो इस लॉकडाउन के दौरान जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री को इतना लॉस हुआ है, तो उसका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है, कुछ थोड़ा सा आप अंदाजा देंगे? हाँ, इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर है, नॉट हॉस्पिटलिटी सेक्टर, ऑल सेक्टर्स के अंदर भी ये जो पेंडेमिक है, कोविड है, ये जिस वक्त आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद से ये हर एक इंडस्ट्रीज को बहुत बड़े लेवल पे इसने टेम्पर किया। अब क्वेश्चन ये है कि इसका बैकअप प्लान क्या था। इसका बैकअप प्लान यह है कि इस महामारी का, इस सब्जेक्ट मैटर का एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के अंदर कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज के अंदर ये हुआ कि डिबेट होना चालू हो गया कि पैंडेमिक कोविड फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, जिसकी वजह से हमारे को जो लॉस हुआ है वो हमारे को कंपनसेशन होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से या रिस्क अंडरराइटर से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, IRDA ने एक शायद आपने पढ़ा भी होगा, एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कोविड की जो सब्जेक्ट है, जो कोविड है, इसका एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कोई कोरिलेशन नहीं है, ये इससे अलग है। दूसरी चीज, आप देखेंगे कि जब कोई आपने रिस्क को उसका कवर लिया तो अपने उसका प्रीमियम पे करते हैं हमेशा, जिसके अगेंस्ट में अपने को पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सारी टर्म्स को डिस्क्राइब किया जाता है। उस चीज के अंदर कहीं भी कोविड-19 का नहीं है जिक्र। तो मतलब ये हो गया कि इससे जो नुकसान हुआ है उसका इंश्योरेंस से कंपनसेशन नहीं मिला। मतलब इसको आप फाइनेंशियल टर्म में अगर आप कहेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉसेस की परिभाषा में इसको ले सकते हैं।
तो उसका रेमेडियल सोल्यूशन इसके पास कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जैसे हमने भी पीएमओ को राइटिंग में भेजा है सजेशंस और रिकमेंडेशन लिखा है कि आप इसके ऊपर इस चीजों को लेकर के, ये तो एक सब्जेक्ट मैटर आज आया है, इसके बाद और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, तो क्यों ना इसको लेकर के आप कोई पॉलिसी फॉर्मेशन करिए। आपको इसके लिए अगर आपको उसके अगेंस्ट में कोई चार्ज लेना है इंटरप्राइजेस, तो आप लीजिए, एटलीस्ट उसको कवरेज दीजिए। अब रहा सवाल कि कोविड का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसका बैकअप प्लान क्या है उसके पास, उसका बैकअप प्लान हॉस्पिटल सेक्टर के पास क्या किसी भी इंडस्ट्री के पास नहीं है सर। क्यों? क्योंकि हर इंडस्ट्रीज के अंदर फ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश इज नियर टू जीरो, और if there is not a zero, it's negligible. And the other kind of effect is that that enterprise has to pay fixed salaries, fixed electricity bill, fixed communication cost, fixed maintenance contract. ये जो इम्पैक्ट आया उसका कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एक्सपेंसेस साइड के अंदर, तो इसका एक नेचर हो गया, फिक्स्ड अमाउंट हो गया, जिसका बैकअप प्लान नहीं है कुछ भी। तो उसका रेमेडियल सोल्यूशन क्या हुआ? गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट सिस्टम क्या किया कि आपके पीरियड जो है, अगर आपने फंडिंग अरेंजमेंट कर रखा है, लोन ले रखा है, तो उसको चाहे वो पर्सनल लेवल पे या एंटरप्राइज लेवल पे आपको थोड़ा सा मॉनिटरिंग पीरियड दे दिया, उसको स्प्रेड कर दिया। अगर आपने पे भी कर दी थी, जैसे होम लोन की किस्त आपने पे कर दी थी, तो वो उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया, आप उसको वापस ले सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि आपकी वर्किंग कैपिटल जो आपके पास थी, आप उससे अपने सर्वाइवल को मैनेज कर सकते हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? वो जितने पीरियड की वो आपने रिम्बर्समेंट लिया, वो 3 महीने का, 2 महीने का, एज पर रिक्वायरमेंट, वो उतना पीरियड जो है आपका लोन का टेन्योर बढ़ गया उससे। लेकिन उसका सपोर्टिव सोल्यूशन ये हुआ कि इमीडिएटली आपने उस चीज से अपने आप को मैनेज करने की कंडीशन में आ गए। ये मेरा कहना था इसमें से। थैंक यू प्लीज। तो आई शुड से प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी जी जी। एक इसमें जो फ्यूचरिस्टिक्स इसकी जो मेरे को लग रही है आने वाले टाइम में सर, वो ये है कि बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस के अंदर, मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेनिंग सेशन भी चालू हो जानी चाहिए। जो जितना जो एक्सपोजर है इसका, उस हिसाब से मोटिवेशन के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैटर पे भी अपने को इंटरप्राइजेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। इसकी ट्रेनिंग सेशन होनी चाहिए। इसके अंदर जैसे जैसे अपग्रेडेशन होता जाएगा, उस हिसाब से इंटरप्राइजेस के थॉट प्रोसेस को, उनकी पॉलिसीज को, उनकी एसओपीज को भी साथ साथ रिवाइव करते रहेंगे। तो आने वाले टाइम में ये बहुत एक प्रोफेशनल वे में अगर मैं कहूँ तो इसका स्कोप बहुत ब्राइट है। थैंक यू सो मच। So मैं भी कुछ ऐड करूं? हाँ प्लीज यू वेलकम। मैं कुछ ऐड कर दूं? चोपड़ा साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो। मैं कैलाश जी के वर्ड रिपीट करूंगा कि नीरज सब्जेक्ट को आपने बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, और किस तरह इसको अपनी पर्सनल लाइफ से लिंक कर दिया, दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। रिस्क का एनालिसिस का यह है कि मेरे ख्याल से अगर हम बचपन से देखना शुरू करें अपनी लाइफ को टिल टुडे, रिस्क को हम फेस करते रहे हैं, मैनेज करते रहे हैं, बट विदाउट डूइंग एनी फॉर्मल एनालिसिस। तो एटलीस्ट आफ्टर दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, आफ्टर दिस अवेयरनेस, इवन इन द पर्सनल लाइफ, वी शुड बी मोर अवेयर कि उसको फॉर्मली कैसे एनालाइज करना है और उसको एम्यूलेट कैसे करना है। तो मैं दो चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा कि एक तो ये जो कोविड-19 है, ये अमेरिका ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि दिस इज द 5th वायरस इन द लास्ट 20 years एंड दिस मे नॉट बी द लास्ट, बट चाइना शुड बी आंसरेबल फॉर दिस, दैट व्हाई द वायरस इज कमिंग रिपीटेडली एंड ऑल 5 वायरस हैव अफेक्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी। कोविड-19 से बहुत ज्यादा हुई है, इससे पहले जो सार्स आया था या ये जो एक उससे पहले भी जो आए थे, उन्होंने भी अफेक्ट किया था। और फाइनली एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ऑयल सेक्टर जो है, ये इसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है, एंड ONGC हैज ए फुल फ्लेश्ड रिस्क एनालिसिस डिपार्टमेंट हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल ऑफिसर फॉर द लास्ट एटलीस्ट अबाउट से नाउ ऑलमोस्ट 10 years now.
तो फॉर्मल मैनेजमेंट के अंदर, स्पेशली इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो रिस्क एनालिसिस है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल प्रोजेक्ट्स। नाउ इट इज कंपल्सरी रिस्क एनालिसिस। आपने जो भी चीजें बताई हैं ये बहुत ही वैल्यूएबल और रेलेवेंट हो जाती हैं वहां पे, जो अभी भी अपनी जॉब में है उनके लिए बहुत ही रेलेवेंट होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शशिकांत जी, आपने बहुत अच्छे से बता दिया है। और मैं ये कहना चाहूंगा, आप और कुछ कहना चाहते हैं अभी? वैल्यू एडिशन और करना चाहूंगा सर। कर दीजिए प्लीज, बोलिए प्लीज। यस, मैं इसमें वैल्यू एडिशन के लिए आपका हाँ वो ये है सर कि कुछ कंपनीज का अभी आप देखेंगे आने वाले समय में आपको टीवी पे विज्ञापन भी मिलेगा कि अभी तक आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, जिसकी आपको अलग अलग पॉलिसी लेनी पड़ती है। तो आने वाले समय में इनोवेशन इस तरह से चल रहा है कि यू विल गेट अ वन फ्लोटर पॉलिसी फॉर ऑल व्हीकल्स, वेदर आपके नाम से 4 गाड़ियां हैं, 2 2 व्हीलर हैं, आप उसकी एक पॉलिसी ले सकते हैं। आपके इंटरप्राइजेस में जितनी फ्लीट है उसकी एक कॉमन पॉलिसी ले सकते हैं। तो आपको पेपर सेविंग, टाइम सेविंग और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अंदर बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इसके अंदर। उसके साथ साथ मोटर के अंदर एक अभी मेट्रोस लोकेशंस पे स्टार्ट हुआ है किलोमीटर बेस पे इंश्योरेंस। एक इनोवेटिव कंपनीज प्रोडक्ट लेके आ रही है किलोमीटर बेस पे। आपने एक सर्टेन किलोमीटर बेस के ऊपर आपने इंश्योरेंस को ले लिया, ठीक है, उससे अगर आपका व्हीकल कम ड्राइव हुआ है तो यू विल गेट द रिइंबर्समेंट, रिफंड ले सकते हैं उसका। और उस किलोमीटर से अगर आपका व्हीकल ज्यादा ड्राइव हुआ है तो जितना ज्यादा ड्राइव हुआ उसका आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना है। तो ये भी एक इनोवेशन सब्जेक्ट मैटर है जो पॉलिसी कंपनीज इन चीज़ों को सोच रही है और आगे लाने के लिए उत्सुक भी है। और IADA से इनको टाइमली अप्रूवल मिल रहा है और वो मेट्रोज में इन्होंने अभी इनिशियली स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे नॉर्थ में आने में इसको थोड़ा फेस चैलेंजिंग फेस में चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आपको मिलेंगी इसके अंदर। चलिए, थैंक यू। अच्छा प्लीज। एक चीज और है, आपकी मेडिकल पॉलिसीज के अंदर एक आता था सब्जेक्ट पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब जिस कंपनी से आपने ले रखा है आप उसको दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। उसमें सबसे चीज जो इंटरेस्ट देने वाली, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कंपनी से आपने ऑलरेडी पॉलिसी ली हुई है उसका जो वेटिंग पीरियड था डिजीज का, पर्टिकुलर सर्टेन डिजीज का एक वेटिंग पीरियड है, किसी में 2 साल है, किसी में 4 साल है। जैसे आप उसको पोर्टेबल करते हैं नई कंपनी में किसी भी कारण से, तो वहाँ ये जो चीज देखने वाली है कि वो जो वेटिंग पीरियड था नई कंपनी में वापस 1 डे से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आप न्यू क्लाइंट हो, तो उसके लिए वो वेटिंग पीरियड बाद में 4 साल का बढ़ जाएगा एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। उसके साथ साथ जो आपकी मेडिकल पॉलिसीज हैं वो आने वाले समय में आपको EMI ऑप्शन भी देंगी कि आप एक साथ नहीं देख रहे, EMI ऑप्शन में भी आप उसका प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे फाइनेंशियल सिचुएशन को, पोजीशन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बताया और हम आपसे अपडेटिंग लेते रहेंगे। और कुल मिला के आपने जो बताया है उसका ये है कि हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए पर्सनल लेवल पे कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी हर इंफॉर्मेशन के बारे में हमारे मेंबर्स को पता होना चाहिए और अपने सारे घर के अपने जो है सेल्फ एनालिसिस करके कि कौन कौन सी जगह क्या क्या रिस्क होता है उनको कवर करके चलना चाहिए, सो वी कैन मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल एंड एफर्टलेस। तो इस सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक जोरदार क्लैपिंग संजीव चोपड़ा जी के लिए प्लीज। अच्छा, दूसरी बात जो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि कल हमने अनाउंसमेंट की थी, थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट है, थोड़ा सा हमने उसके अंदर चेंज किया है कि जो 17th को जो प्रोग्राम हो रहा है 11 बजे, उसके अंदर हमने कोरोना के अंदर जिन लोगों ने रात दिन काम किया है उनमें कुछ लोगों को उनको बुलाएंगे और उनको यहाँ पे हम जो है फेलिसिटेट करेंगे और मंच के ऊपर वो कुछ बोलेंगे भी और हमारे कुछ मेंबर्स हैं वो भी कुछ बोलेंगे उनके बारे में
और बच्चों का एक प्रोग्राम है, उनमें वो कार्ड्स और इमोशंस जो उसमें दिखाएंगे वो उसमें डिस्प्ले करेंगे कि उन्होंने फ्रंट लाइन पे रह के कैसे कितने कितने रिस्क में अपनी फैमिली से दूर रह के फैमिली का डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया है, क्या क्या किया है। तो इसके अंदर सारे कोई भी लोग हो सकते हैं, इसमें पुलिस पर्सनल हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हो सकते हैं, हेल्थ वर्कर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सिस हो सकते हैं, पैरामेडिकल हो सकते हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज देने वाले हो सकते हैं। सोसाइटीज के अंदर भी डे एंड नाइट जो गेट पे सिक्योरिटी होती है वो चेक करने वाले होते हैं उनको, मतलब दे आर डायरेक्टली इन कनेक्ट विद द पीपल। ऐसे जो हाई रिस्क जॉब जिन्होंने किया है उनको हम मौका देंगे। इवन हाउस कीपिंग जो एमसीजी के अंदर काम करते हैं उनमें से भी हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपकी निगाह में कोई, वैसे तो हम उसका फ्लायर बना रहे हैं और एक वीडियो भी बनाया है जिसको आज शायद अपलोड कर देंगे, हम यूट्यूब पे भी कर देंगे और बाकी जगह भी उसको बताएंगे। तो उसके अंदर भी हमने बताया कि उनका एक फॉर्म हमने बनाया है जिसको हम जो है वेबसाइट पे जाएंगे जैसे mindex.org के ऊपर, तो एक फॉर्म उसमें डिस्प्ले होगा जिसके अंदर उनको वेलकम किया जाएगा कि वेलकम और सल्यूट किया जाएगा, और साथ में ही वहां पे उनका नाम और डेजिग्नेशन और कौन से डिपार्टमेंट से हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भरनी होगी और उनको हम वहां पे बुलाएंगे। तो अभी ये भी हम करें कि जूम के अलावा हम जो है मीट, गूगल मीट के ऊपर भी जो है मीटिंग जो नई एप्लीकेशन है उसके वो भी ट्राई करते हैं। अगर वो कामयाब हो जाती है तो किसी को, कई कई लोगों को, जैसे मान लो देहरादून में या उत्तराखंड में ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम कुछ इंतजाम कर रहे हैं। तो हमने अभी तक कुछ एक दो आईएएस ऑफिसर्स को, कुछ पुलिस ऑफिसर को, कुछ डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया है। तो लेट्स सी कितने लोग उसमें यस करते हैं, उनकी ड्यूटी किस टाइम होती है। तो इवन हमने ये भी कहा है भी आप 10-15 मिनट के लिए भी आएंगे तो आपको जैसे जो बोल रहा है उसके बाद में इमीडिएटली आपको बुला देंगे। तो ये सब कुछ करें तो हमारी पूरी, आपकी जो अपनी फैमिली है माइंड एक्सेल की, तो आप सब लोगों को ये अख्तियार है, आपको ये पावर है कि आप किसी को भी इनवाइट करें तो हमें बता के और उनको हम जो है बुलवा सकते हैं। तो इसमें आप हमारा सहयोग दें। और ये लगता है कि हमें एक बहुत बड़ा, मतलब अपना एक जन जन को एक संदेश पहुंचा रहे हैं कि जिन लोगों ने फ्रंट लाइन पे होके और आपकी जो है स्कैनिंग कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, हेल्थ वर्कर घर घर जाके सबकी कर रहे हैं। एक नोएडा में जो डॉक्टर थे मिस्टर भार्गव, उनको जब पता लगा कि 77 में एक घर के अंदर जो है पॉजिटिव मिला तो भाग के वहां पे गया और फटाफट जो है सारी पूरी गली को स्क्रीनिंग करवाई, पता किया कहाँ कहाँ गए। तो मतलब यू सी कितना लंबा चौड़ा काम, मतलब एक आदमी का आइडेंटिफाई होता है, देन दे गो ट्रेस बैक कि ये आदमी कहाँ से चला था, कैसे आया था, कहाँ कहाँ मिल के आया है और कहाँ तक, मतलब कितना बड़ा काम इन लोगों ने किया। तो इसके बारे में हम ये बड़ा सारा काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप सहयोग दें हमारा। और दिनेश जी कुछ और कहना चाहेंगे या मैं विनू जी को बुलाऊं कि ताकि कल के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे? सर नितिन जी ने हैंड रेज किया हुआ है। नितिन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सर मेरे को एक चीज पूछ रही थी, जो आपके रिकॉर्डेड सेशन है जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनका आप यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? क्योंकि कई बार हमारे सेशन जो मिस हो रहे हैं तो उनको हम दोबारा देना चाहें तो कैसे पॉसिबिलिटीज है? जो हमारे रिकॉर्डेड सेशन है उनको हमने ऑलरेडी ये अपलोड करते जा रहे हैं, बहुत सारे अपलोड हो गए हैं, बहुत सारे लोड हो रहे हैं। और जो मिस हो गए हैं या किसी वजह से रिकॉर्डिंग उनकी नहीं हो पाई, उनका दोबारा सेशन हम करेंगे और फिर आपको यू विल बी अवेलेबल, आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। तो हम अपने इसके अंदर भी आपका जो है उसका लिंक देते हैं, जो अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी लिंक देते हैं। अदरवाइज माइंड एक्सेल के नाम से जैसे ही आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगे, तो आप अपने मनपसंद के वीडियोस को उसमें देख सकते हैं। तो कुछ सारे वीडियो, शुरू शुरू के जो वीडियोस थे वो अभी अपलोड नहीं हुए हैं और शायद कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हो पाए थे, लेकिन अब रेगुलरली हम जो है इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और रेगुलरली ही इनको अपलोड कर रहे हैं एवरी डे। जैसे आज का है ये शाम तक अपलोड हो जाएगा, नहीं तो मॉर्निंग में हो जाएगा। ठीक है सर। ये जो ग्रुप आपने बताया इसको ग्रुप में ऐड करने के लिए क्या है सर? आपका जो माइंड एक्सेल का जो ग्रुप है उसमें ऐड होना? इसमें ऐड करने के लिए इसके अंदर लिंक है, और आप दूसरा है कि आप जिस तरीके से भी अभी यहाँ पहुंचे हैं तो आप अपना नंबर शेयर, हमारा एक नंबर वहां पे रहता है, आप नोट कर लीजिए 98104 86, हाँ प्लीज 98104 804 86 86 212 212। हाँ जी। दूसरा आप हमारी वेबसाइट है www.mindexcel
उस पे जाओगे तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। वहीं पे लिंक मिल जाएगा आपको ज्वाइन करने का, नहीं तो फोन नंबर, और वहां पे आपको वो भी मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्लीज। हाँ जी दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं प्लीज, आप यू वांट टू से समथिंग, प्लीज कह दीजिए। नितिन जी मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया नंबर। म्यूट है दिनेश जी, म्यूट है। ओके, थैंक यू मैम। नितिन भारद्वाज जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? So I am from Delhi, द्वारका से। और कहाँ से, मतलब आप कैसे इसमें जुड़े हैं हमारे ग्रुप में? सर मिस्टर सिमरन सिंह हैं, मेरे कभी बॉस हुआ करते थे, उन्होंने एक बार लिंक शेयर किया था, तो उसके थ्रू मैंने आपके तो सेशंस देखे थे, इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए कंटिन्यू करता हूँ मैं आपके। किन का नाम बताया आपने? मिस्टर सिमरन सिंह सर, सिमरन सिंह। ओके। असल में सोशल मीडिया में हर जगह किसी को भी पसंद आ जाता है तो आगे भेजते हैं, तो उसमें तो वो इस ठीक हो जाता है। सो विनु जी। जी सर। जी सर, जैसे सर ने पहले बता ही दिया है कि हम लोग गूगल मीट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप लोग में से कितने लोग गूगल मीट में कंफर्टेबल या यूज कर रहे हैं ऑलरेडी? एनीबॉडी इज यूज? चलिए हम 1-2 दिन में उसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, कंफर्टेबल करा देंगे हम। रिस्क मैनेजमेंट जो है हमारे बच्चों का प्रोग्राम, और अपने रिलेटिव्स के सबके बच्चों को पार्टिसिपेट कराइए टू ऑनर दिस कोरोना वॉरियर्स और उनके एफर्ट्स को अपलॉड करने के लिए। और जो लोग बच्चे किसी भी एंगेजमेंट की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कम से कम अपने कार्ड्स बना के हमें जरूर पहुंचाएं, ताकि हम उसको उन कोरोना वॉरियर्स तक पहुंचा सकें। और इसके अलावा हमारा संडे को प्रोग्राम है जिसमें हम कोरोना वॉरियर्स को बुलाएंगे और इन सारे कार्ड्स के जरिए और हमारे माइंड एक्सेल के सपोर्ट एंड केयर सर्विसेज के जरिए उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच जी। कल का सेशन, हाँ जैसे कि अभी नितिन जी कह भी रहे थे कि कुछ सेशंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो EFT का सेशन का मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था और उसकी हमारी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई थी। तो कल का सेशन हमारा रिपीट होगा। जिन्होंने पहले ऑलरेडी अटेंड कर लिया है और उसको एक्सपीरियंस किया है, वो अपने क्वेश्चंस के साथ और अपने एक्सपीरियंस और फीडबैक के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनके लिए नया है वो दे विल कम टू नो व्हाट इज दिस इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, दैट इज 1 minute सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ योर इमोशनल प्रॉब्लम्स। और उससे आप अपनी इमोशंस को भी हील कर सकते हैं और फिजिकली भी अपने आप को हील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि हमने जो वर्चुअल हीलिंग क्लिनिक की बात की थी, उसके लिए टाइमिंग रखे हैं वो 12 बजे और दिन में और 6 बजे शाम को, थर्सडे और सैटरडे को रखा है। दैट इज ऑल कम्प्लीमेंट्री, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके लिए एक फॉर्म है जो वेबसाइट में जाके आप भर देंगे और उसके बेसिस के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और हम जो है आपसे बात करेंगे फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस का मतलब जूम के थ्रू, मीटिंग के थ्रू करेंगे। तो इसमें जिसका भी हो वो टाइमिंग 12 बजे के और 6 बजे शाम के दोनों टाइम रखें। जी, हम कई दिन से इसको अनाउंस कर रहे हैं बट टाइमिंग्स नहीं आ पा रहे थे, तो इट्स कंफर्म्ड कल 12 बजे और 6 बजे। बट आप उसको अपने आप को रजिस्टर करने के लिए माइंड एक्सेल के फॉर्म पे जरूर रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। So with all these words we can convey our thank you, gratitude and all is well and wish you very very perfect health everyone। शांति बना के रखनी है घर में, खुद को शांत रखना है, पीस एंड हार्मनी विद इन एंड अराउंड अस, ऐसे कुछ करके आपने खुश रह गए। और कल सुबह 6:30 वाले के अंदर भी आया करो, क्योंकि अब तो जो है हमारे PM साहब ने बोल दिया इम्यूनिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब तो टीवी चैनल ने बता दिए इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, ये कहानी तो लंबी चलेगी। तो इसके अंदर आपको आ जाएंगे तो हमारी टीम लंबी हो जाएगी, हम देश में क्या विदेश तक पहुंचा देंगे इसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।